हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने प्रीवियस वीडियोस में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जीओसी के काफ़ी सारे कंसेप्ट को बहुत ही इजी वे में और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स के साथ कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने सारे वीडियोस देखे हैं एंड आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर स्टूडेंट आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और भी ज़्यादा बेटर वे में समझना है तो हमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ एक टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसे भी पढ़ना होगा, जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आइसोमेरिज्म टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और हम ये सीखेंगे कि आइसोमेरिज्म क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात ये आती है कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म होती क्या है? तो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप काफी सारे ऐसे कंपाउंड्स को देखेंगे जिनका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हुए भी वो दोनों कंपाउंड सेम नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती हैं। कि अगर दो कंपाउंड्स, दो या फिर दो से ज्यादा कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ऐसे कंपाउंड को या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम आइसोमर कहते हैं। ठीक है, तो फिर से सुन लीजिए इस बात को कि जब दो या फिर दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होते हैं, सेम होते हैं बट उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम आइसोमर कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें दो कंपाउंड जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं बट इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। ऐसे कंपाउंड को और ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम आइसोमर कहते हैं और इस पूरे फिनोमिना को, इस पूरी प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। तो स्टूडेंट्स, दो कंपाउंड जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, ठीक है, बट उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, इस बेस पर हम आइसोमेरिज्म को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो आइसोमेरिज्म में टू टाइप्स की होती है, कौन कौन सी? फर्स्ट इज कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। अब देखो, एक्चुअल में कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती क्या है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। देखो, कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि ऐसे आइसोमेरिज्म जिसमें दो आइसोमर के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं, ठीक है, बट बॉन्ड कनेक्टिविटी जो है ना, यानी बॉन्ड की कनेक्टिविटी, एटम्स को
दो एटम्स को जोड़ने वाली बॉन्ड की कनेक्टिविटी वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, अब बॉन्ड की कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी तो उस वजह से उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? देखो, कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, ऐसे आइसोमेरिज्म जिसमें दो कंपाउंड या फिर दो मॉलिक्यूल या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं बट उनके अंदर बॉन्ड कनेक्टिविटी यानी बॉन्ड की जो पोजीशंस है ना, बॉन्ड कनेक्टिविटी वो डिफरेंट होती है। बॉन्ड कनेक्टिविटी डिफरेंट होने के कारण उस मॉलिक्यूल की या उन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो जाती है। ऐसे कंपाउंड को हम कंस्टिट्यूशनल या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं और इस फिनोमिना को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल से इसको समझिए। यहाँ पर 3 पेन है, ठीक है, आप इस चीज को इन पेन की हेल्प से समझने की कोशिश कीजिए। आपको यहाँ पर ये 3 पेन दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। मान के चलिए कि 3 पेन, यहाँ पर 3 एटम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने इनको कनेक्ट कैसे कर रखा है कि ब्लैक पेन ग्रीन पेन से कनेक्ट है, ग्रीन पेन ब्लू पेन से कनेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हैं, 3 हैं। अगर हम यहाँ पर इनकी कनेक्टिविटी को डिफरेंट कर दे, डिफरेंट का मतलब ग्रीन को ब्लैक से जोड़ दिया और ब्लैक को ब्लू से जोड़ दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ पेन तो क्या है, सेम है ना। पहले में भी नंबर ऑफ पेन 3 थे और अभी भी नंबर ऑफ पेन क्या है, 3 है। बट डिफरेंट क्या है दोनों में डिफरेंस है कनेक्टिविटी का। पहले वाले में ब्लैक पेन ग्रीन पेन से जुड़ा हुआ था और ग्रीन पेन ब्लू पेन से जुड़ा हुआ था, जबकि अब हमने क्या कर दिया, अब आप देख सकते हैं कि ग्रीन पेन ब्लैक पेन से जुड़ा हुआ है, ब्लैक पेन ब्लू पेन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक्चुअल में एक्टिविटी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई ना। तो ये ऐसे आइसोमर्स को हम स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमर ऐसे आइसोमर होते हैं जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं बट उनमें बॉन्ड कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से उन आइसोमर्स की स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो जाती है। तो इस प्रकार के आइसोमर को स्ट्रक्चरल आइसोमर कहा जाता है और इस फिनोमिना को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाता है। अब सेकंड बात आती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं, ऐसे आइसोमर जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं, ठीक है, जिनमें बॉन्ड कनेक्टिविटी भी क्या होती है, सेम होती है, बट एटम्स का या फिर यूं कह दूं कि जो ओरिएंटेशन है ना एटम्स का वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपको ये 3 पेन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ब्लैक ब्लू और ग्रीन तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक तो इनकी मैंने ये स्ट्रक्चर बना दी, सेकंड एक तो इस टाइप से कनेक्ट है। अब अगर देखो कनेक्टिविटी तो सेम है, अभी तो देखो ये सेम प्लेन में है ना तीनों पेन, तीनों एटम। अब अगर एक एटम ऊपर हो और 2 एटम ऐसे नीचे हो तो क्या इनकी बॉन्ड कनेक्टिविटी में कोई डिफरेंस आया है, बॉन्ड कनेक्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है ना। पहले भी ब्लैक ग्रीन ब्लू तीनों एक साथ जुड़े हुए थे और अभी भी तीनों सेम बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। डिफरेंट क्या हुआ, इनका ओरिएंटेशन। पहले ग्रीन ब्लू और ब्लैक तीनों सेम प्लेन में थे, अब क्या हो गया, अब ग्रीन पेन तो अबोव द प्लेन चला गया और ब्लैक और ब्लू बिलो द प्लेन चले गए। तो यहाँ पर हुआ क्या है बच्चों, यहाँ पर बॉन्ड की कनेक्टिविटी तो सेम है, ठीक है ना, बॉन्ड की कनेक्टिविटी तो सेम है बट ओरिएंटेशन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। यानी एटम्स का जो, एक तरह से यूं कहूं कि एटम्स का जो ओरिएंटेशन है ना वो डिफरेंट हो गया। इस टाइप के आइसोमर को स्टीरियो आइसोमर के नाम से जाना जाता है। स्ट्रक्चरल
आइसोमेरिज्म फर्दर 6 टाइप की होती है। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटा आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी फर्दर 2 टाइप्स की होती है। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब देखो कन्फर्मेशनल वापस से 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म के बारे में बच्चों आपको एक बात ये ध्यान में रखनी है कि अभी हम जितने भी टाइप्स पढ़ेंगे ना वो सारे पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। और आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा कंपाउंड्स का, बट उनमें बॉन्ड कनेक्टिविटी या फिर उनकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहला है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? ऐसे आइसोमेरिज्म जिसमें दो आइसोमर्स के बीच में, मतलब ऐसे आइसोमेरिज्म जिनमें आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है और सेम फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, उसमें सेम पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड substituent, but different number of carbon in parent chain। बच्चों चेन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? ऐसे आइसोमेरिज्म जिसमें आइसोमर के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज तो सेम होते हैं, उनमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम होते हैं और फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन भी सेम रहती है, बट पेरेंट चेन में यानी जो मेन कार्बन चेन है ना उसमें नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट डिफरेंट पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं हम फर्स्ट कार्बन से। बेटा अगर किसी मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन हो तो एक कार्बन को तो हम सिर्फ CH4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसकी तो कोई स्ट्रक्चर मतलब आइसोमर्स बन नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि आइसोमर बनने के लिए कम एक से ज्यादा होने चाहिए कार्बन। अब देखते हैं कि क्या 2 कार्बन के आइसोमर बन सकते हैं, तो 2 कार्बन को हम CH3 CH2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बेटा आप देख सकते हैं 2 कार्बन है, इनको कैसे भी लिखे जाएंगे, सिर्फ ऐसे ही ना, मतलब इनके आइसोमर्स नहीं बन सकते तो 2 कार्बन के भी आइसोमर नहीं बनेंगे। अगर कार्बन हम 3 ले लें तो 1 2 3, यहाँ पर ये 3 कार्बन है, इन 3 कार्बन को हम इसके अलावा किसी और तरीके से लिख नहीं सकते, यानी 3 कार्बन तक के भी आइसोमर नहीं बनते। तो अगर 4 कार्बन हो तो क्या 4 कार्बन वाले मॉलिक्यूल के आइसोमर बन सकते हैं? देखते हैं 1 2 3 4, हमने 4 कार्बन दिखा दी। ठीक है, अब इन 4 कार्बन को और हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? देखो एक तो सिंपल चेन, 4 कार्बन की सिंपल चेन बना दी, या फिर इस कार्बन को अगर हम यहां पर ले आए तब इसके एक आइसोमर बन सकता है ना। अब देखो बेटा आप क्या करोगे, ये 3 कार्बन लिखे, ठीक है, अब अगर आप इस कार्बन को इस कार्बन के नीचे लगा दोगे ना तो आप देख सकते हो कि ये और ये तो सेम ही है। यहां से भी नंबरिंग करो 1 2 3 4, यहां से भी नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, यानी पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन तो क्या है, सेम है ना। तो चेन आइसोमेरिज्म तो क्या कहती है कि नंबर ऑफ कार्बन क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए पेरेंट चेन में। तो अब हम क्या करेंगे, इस कार्बन को यहां ना लगाकर अगर यहां लगा दिया जाए तो आप देख सकते हो
कि यहाँ पर क्या हो गया, एक आइसोमर बन गया ना। कैसे, ये कार्बन पहले यहाँ अटैच था इस कार्बन से, अब हमने क्या किया, इसकी बॉन्ड कनेक्टिविटी चेंज कर दी। इस कार्बन की जगह अब इस कार्बन को इस कार्बन से हमने अटैच कर दिया, तो यहाँ पे बॉन्ड कनेक्टिविटी चेंज हो गई। और बॉन्ड कनेक्टिविटी चेंज होने की वजह से इसकी स्ट्रक्चर भी क्या हो गई, चेंज हो गई। अब देखो, जब चार मतलब एक सिंपल चेन होती है ना, तो उसके लिए हम यूज में लेते हैं सिंपल 4 कार्बन वाली चेन को हम बोलते हैं एन ब्यूटेन। जैसे ही हमने क्या किया, इस एक कार्बन को यहां शिफ्ट कर दिया ना, क्यों किया, ताकि इसका एक आइसोमर बन सके। तो अब बेटा कितने कार्बन की चेन हो गई, 3 कार्बन की चेन हो गई ना भाई। अब इसका नाम क्या होगा, अगर इसका आईयूपीए से नाम देंगे तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, ये कार्बन जुड़ा हुआ है ना, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, बट ध्यान से सुनो, अगर एक कार्बन से डायरेक्ट 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं, तो ऐसे ग्रुप के लिए हम आइसो वर्ड यूज में लेते हैं। बेटा देखो, आईयूपीएसी में तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। बट नॉर्मल यानी सामान्य अगर इसका नॉमेनक्लेचर करें तो इसका नाम क्या होगा, तो इसके लिए हम कुछ प्रीफिक्स यूज में लेते हैं, जैसे कि आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी। तो अब आइसो किसको कहते हैं, अगर एक कार्बन से एक CH ग्रुप से 2 डायरेक्ट CH3 ग्रुप जुड़े हुए हो ना, तो इस ग्रुप को आइसो ग्रुप कहा जाता है। एक बात ध्यान रखना, जब हम नॉर्मल नॉमेनक्लेचर करते हैं ना, तो जितने नंबर ओवरऑल है ना मॉलिक्यूल में, वो सारे नंबर ऑफ कार्बन आइटम हम काउंट करते हैं। अब यहाँ पर टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 है ना, तो इसके लिए क्या यूज में आ जाएगा, आइसोब्यूटेन। आइसो वर्ड किसके लिए यूज में लिया, इस ग्रुप के लिए। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, आइसो। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 है ना, 1 2 3 4, इसलिए ब्यूटेन। तो अब देखो, ब्यूटेन के कितने आइसोमर बन सकते हैं, 2 आइसोमर बन सकते हैं, एक तो एन ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। तो इसके टोटल 2 आइसोमर बनाए जा सकते हैं। जो हमें ये पता चल गया कि अगर आइसोमर बनाने हैं तो आइसोमर बनाने के लिए कम से कम 4 कार्बन होने जरूरी है। कि अगर हम 5 कार्बन ले लें तो 5 कार्बन की कितने आइसोमर बनाए जा सकते हैं। तो बेटा आइसोमर कैसे बनाएंगे आप, सबसे पहले अब 5 कार्बन का मतलब जानते हो ना आप, C5H12, ठीक है, इसको बोलते हैं पेंटेन। तो अब देखते हैं कि 5 कार्बन के लिए हम कितने आइसोमर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल कार्बन चेन बनाओ 5 कार्बन की। तो 1 2 3 4 एंड 5 सभी के साथ बॉन्ड अटैच कर दो। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है हमें। तो इस कार्बन से एक बॉन्ड तो जुड़ा हुआ है, टोटल कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है ना। अब 3 बॉन्ड इसके पास खाली है, इसका मतलब 3 क्या आ जाएंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 2 2 बॉन्ड की जगह खाली, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, और यहाँ पर वापस 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो अब हर में हम हाइड्रोजन लगा के नहीं दिखाएंगे, सिंपल कार्बन से दर्शाएंगे। आपको ध्यान में रखना है कि जहां कार्बन से सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ ना, वहां पर 3 हाइड्रोजन आएंगे। जहां पर कार्बन से 2 सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हो, वहां पर उसके पास 2 हाइड्रोजन आएंगे, उसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। तो बेटा एक तो हम ये सिंपल चेन बना सकते हैं, जिसे बोलते हैं एन पेंटेन। एन का मतलब होता है नॉर्मल पेंटेन, यानी एकदम सीधी सीधी चेन, ठीक है। अब इसके अलावा हम 5 कार्बन को और कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर हमने 5 कार्बन की चेन बना के देखी, अगर हम 4 कार्बन की चेन बनाए और एक कार्बन को यहां शिफ्ट कर दे, तो एक आइसोमर ये बन गया। अब देखो, अब इसके अलावा 4 कार्बन की चेन बनाए, एक कार्बन को यहां शिफ्ट किया, या फिर हम क्या कर सकते हैं बेटा, अगर एक कार्बन को यहां शिफ्ट कर देना, मतलब अगर इस कार्बन को यहां लगा दे
तो आप देख सकते हो कि ये और ये दोनों सेम हो जाएंगे। यहाँ से भी देखो 1 2, यहाँ से भी 1 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये आइसोमर नहीं बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक कार्बन और कम कर दो चेन में से, और अब दोनों कार्बन को अगर हम इस कार्बन से लगा देना तो यहाँ पर देखो एक आइसोमर ये बन गए। टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। देखो इससे तो कार्बन यानी पेंटेन की टोटल कितने आइसोमर बनते हैं, 3 आइसोमर बनते हैं। आइसो किसको बोलते हैं, इस ग्रुप को आइसो बोलते हैं और इस पूरे ग्रुप को नियो बोलते हैं, ठीक है। इस कार्बन के लिए कितने आइसोमर बनते हैं, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन 6 हो तो 6 कार्बन के लिए कितने नंबर ऑफ आइसोमर बनाए जा सकते हैं। तो आइसोमर बनाने के लिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो सिंगल सीधी चेन बना दो। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की बना दी, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, एक कार्बन कम कर दो, 1 2 3 4 5 और एक कार्बन को यहां जोड़ दो, एक चेन ये बन गई ना। या फिर अब देखो इस कार्बन को हम यहां भी जोड़ सकते हैं और इस कार्बन को हम यहां भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब 2 नंबर कार्बन पर एक कार्बन आ गया, इस कार्बन को हम 3 नंबर कार्बन पर भी तो जोड़ सकते हैं ना। तो 1 2 3 4 5 एक आइसोमर ये बन गया। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन तक तो इतना ही बनेगा। आप 4 कार्बन की चेन बना लो, 1 2 3 4। अब एक कार्बन यहां जोड़ दो, एक कार्बन यहां जोड़ दो, एक ये बन गई आइसोमर। अब 4 कार्बन की चेन को हम कैसे कैसे डिफरेंट कर सकते हैं, अगर दोनों कार्बन है एक ही कार्बन पर आ जाए ना, ये ऐसे एक आइसोमर ये बन गया। तो कितने बन गए, 1 2 3 4 5। बस लास्ट इतने ही बन सकते। जैसे ये 3 कार्बन हो जाएंगे ना तो वापस ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। तो टोटल कितने आइसोमर बन गए, 5 आइसोमर बन गए, ठीक है। ऐसे ही 7 कार्बन का अगर हम करें ना तो टोटल 9 आइसोमर बनते हैं। ये आपको बना के देखना, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब देखो पोजीशन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, ऐसी आइसोमेरिज्म जिसमें आइसोमर्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। ऐसी आइसोमेरिज्म जिसमें मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहते हैं, उनमें सेम फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं और सेम नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, यानी पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन भी क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है। बट पोजीशन आइसोमेरिज्म तो पोजीशन चेंज हो जाती है, बट डिफरेंट पोजीशंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशंस चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी आइसोमेरिज्म को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। देखो बच्चों पोजीशन से आप ध्यान में रखो ना कि पोजीशन आइसोमेरिज्म यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। किसकी पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप की या फिर सब्स्टिट्यूएंट की। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने लिए हैं एक सिस्टम, मतलब C3H7Cl, ठीक है। अब देखो यहां पर एक तो ये आइसोमर बन सकता है बेटा, सेकंड आइसोमर हम क्या कर सकते हैं, अभी तो ये क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे है ना, हम इस क्लोरीन को सेकंड कार्बन पे भी तो लगा सकते हैं ना। तो अगर इस क्लोरीन को सेकंड कार्बन पर लगा दिया जाए तो अब देखो क्या हुआ कि देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप भी सेम,
नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन वो भी सेम, यहाँ पर भी 3 कार्बन की चेन और यहाँ पर भी 3 कार्बन की चेन है। बट यहाँ पर हुआ क्या कि जो फंक्शनल ग्रुप मतलब सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशंस क्या हो गई, चेंज हो गई ना। यहाँ पर क्लोरीन 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर क्लोरीन 2 नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी आइसोमेरिज्म जिसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है, ऐसी आइसोमेरिज्म को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितने आइसोमर बन गए इसके 2, इसके अलावा बन नहीं सकते। इस क्लोरीन को यहाँ जोड़ेंगे तो वापस ये बन जाएगा। अब देखो C4H9Cl, अब बेटा इसके कितने कितने बना सकते हैं हम, तो देखो 4 कार्बन की चेन बना ली। एक तो हम क्या कर सकते हैं, क्लोरीन को 1 नंबर कार्बन से जोड़ सकते हैं, एक 2 नंबर कार्बन से जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा तो यहां पर हुआ क्या है, बस 2 ही बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इन दोनों आइसोमर्स में हुआ क्या कि दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, पेरेंट चेन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, बट यहाँ पर क्लोरीन की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। यहाँ पर 1 कार्बन पे थी, यहाँ पर कितने पे हो गई, 2 कार्बन पे हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर कितने आइसोमर बन गए, टोटल 2 आइसोमर बन गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पर एल्कीन देखो डबल बॉन्ड, एक फंक्शनल ग्रुप ही तो होता है ना ये भी। अब देखो डबल बॉन्ड यहाँ पर 1 नंबर कार्बन पे है। ठीक है, अब इसके आइसोमर हम कैसे बना सकते हैं कि अगर इस डबल बॉन्ड को हम 2 नंबर कार्बन पे शिफ्ट कर देना तो एक आइसोमर ये बन गया, इसको बोलेंगे कितने कार्बन है, 4 कार्बन है ना, तो 1 ब्यूटीन। और जबकि ये क्या बन गई, 2 नंबर कार्बन पे आ गया ना डबल बॉन्ड, तो ये बन गई 2 ब्यूटीन। तो बेटा हुआ क्या, इसमें नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है पेरेंट चेन में, बस डबल बॉन्ड की यानी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई ना। यहाँ पर 1 ब्यूटीन था, अब यहाँ पर 2 ब्यूटीन हो गया। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसके अलावा अनदर एग्जांपल, तीनों मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तीनों में मेन कार्बन चेन क्या है, बेंजीन है ना 6 कार्बन की, ये भी सेम है, फंक्शनल ग्रुप्स भी सेम है, बट डिफरेंस कहाँ पर है, इन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन पर। देखो यहाँ पर ये ऑर्थो पोजीशन पर है क्लोरीन, यहाँ पर कौन सी पोजीशन पे आ गया, मेटा, और यहाँ पर पैरा। ध्यान रखना अगर किसी बेंजीन से यहाँ पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना उस पोजीशन को तो बोलते हैं इप्सो पोजीशन। ठीक है, इसके पास वाली पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, ऑर्थो के पास वाली को मेटा, और उस ग्रुप से जस्ट अपोजिट वाली पोजीशन को बोलते हैं पैरा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोरीन की पोजीशन चेंज हो गई है, यहाँ पर ऑर्थो पर है, यहाँ पर मेटा पर और यहाँ पर पैरा पर। तो अगर किसी आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है, फंक्शनल ग्रुप सेम है पर उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है ना, तो इसे पोजीशन आइसोमेर कहा, पोजीशन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो बच्चों इसी के साथ आज हमने ये देखा कि चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। आई होप आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। और इसी के साथ हम कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियोस के साथ, एक और बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।